आशीष अस्पताल के मुख्य द्वार की ओर लगभग दौड़ता चला जा रहा था। धूप में पसीने की बूंदें उसके माथे से बह रही थी, पर उसे उनकी परवाह नहीं थी। उसकी सांसें तेज थी, सीना धोखली की तरह चल रहा था। पार्किंग में गाड़ी छोड़ते वक्त उसके हाथ तक कांप रहे थे। सुमित का फोन अब भी उसके कानों में गूंज रहा था। भाई जल्दी आ जा, माँ की हालत बहुत नाजुक है। पता नहीं डॉक्टर क्या कह रहे हैं। उस आवाज में जो घबराहट थी उसने आशीष का कलेजा जैसे मरोड़ दिया था। अस्पताल की इमारत सामने थी, सफेद दीवारें, भीतर से आती दवाओं और सैनिटाइजर की मिली जुली गंध, नर्सों के भागते कदम और लोगों की बेचैनी से भरी आंखें। आशीष के कदम जैसे खुद ब खुद चलते जा रहे थे। उसे हमेशा से अस्पतालों से डर लगता था। उसने बचपन में अपने माता पिता को इसी तरह सफेद चादर में लिपटे देखा था। तब से ही अस्पताल का नाम सुनते ही उसके भीतर कुछ टूटने लगता था। लेकिन आज वो डर कहीं पीछे छूट गया था। आज उसकी दौड़ किसी और के लिए थी, अपने दोस्त की माँ के लिए। वह रिसेप्शन पार कर राहदारी में पहुंचा ही था कि सामने से दो औरतें आती दिखी। आशीष की नजर जैसे ठिठक गई। राजश्री जी, खुशी की माँ, और उनके साथ थी खुशी खुद। दोनों तेजी से डॉक्टर के कमरे की ओर बढ़ रही थी। दरवाजे के ऊपर लगी नेम प्लेट चमक रही थी, डॉक्टर उपासना, गायनोकोलॉजिस्ट। उसके कदम वहीं जम गए। खुशी को उस क्लिनिक में देखकर उसके दिल की धड़कनें रुक सी गई। एक पल को उसे लगा कि शायद वह किसी गलतफहमी में है, लेकिन नहीं, वह खुशी ही थी। वही चेहरा, वही चाल, वही घबराहट भरी आंखें। आशीष की सांस जैसे गले में अटक गई। गायनोकोलॉजिस्ट खुशी यहाँ क्यों आई है? सवाल उसके दिमाग में बार बार गूंजने लगा। वह तुरंत पिलर की आड़ में छिप गया। उसके भीतर बेचैनी की एक तेज लहर उठी, जैसे किसी ने भीतर से सब उलट पुलट कर दिया हो। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। पहले राजश्री जी निकली, फिर खुशी। खुशी का चेहरा सफेद था, आंखें डरी हुई, होठ सूखे। वह धीमे स्वर में बोली, मम्मी, डॉक्टर नहीं मान रही। क्या कह रही है? 2 महीने हो चुके हैं, खतरा है। राजश्री जी ने माथा पीट लिया, जैसे आसमान उनके सर पर गिर पड़ा हो। तू मर क्यों नहीं जाती खुशी? उन्होंने कांपते स्वर में कहा। तूने हमें जमाने के सामने जीने लायक नहीं छोड़ा। खुशी ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। हाथ में पकड़ी रिपोर्ट की फाइल वह बार बार मसल रही थी। उसकी उंगलियों के जोड़ों में सफेदी उतर आई थी। उसने कुछ कहना चाहा, पर शब्द जैसे गले में अटक गए। राजश्री जी का चेहरा लाल हो गया। अब कहाँ ले जाऊं तुझे? यहाँ भी ज्यादा देर नहीं रुक सकते। अगर कोई जान पहचान वाला निकल आया तो क्या कहेंगे लोग? तूने हमारी इज्जत का तमाशा बना दिया है। खुशी और भी घबरा गई। उसने फुसफुसाते हुए कहा, क्यों ना मम्मी, किसी और से बात कर लें। ये डॉक्टर अब कुछ नहीं कर सकती। ऐसे केस वो लेती ही नहीं है। राजश्री जी ने चादर का पल्लू कसकर चेहरे पर खींचा, एक गहरी सांस ली और तेजी से बाहर निकल गई। खुशी उनके पीछे पीछे सिर झुकाए चल दी। आशीष अब भी पिलर की आड़ में खड़ा था। उसकी सांसें तेज हो रही थी, दिमाग में जैसे हजारों ख्याल दौड़ रहे थे। उसने टोपी नीचे खिसका ली ताकि कोई पहचान ना ले, लेकिन खुशी का चेहरा, उसकी आवाज, वो शब्द 2 महीने हो चुके हैं उसके कानों में गूंजते रहे। वह वही दीवार से टिककर खड़ा रह गया। उसकी आंखें डॉक्टर की नेम प्लेट पर अटक गई, गायनोकोलॉजिस्ट। उसके भीतर जैसे सब कुछ बिखर गया। खुशी आखिर वहां क्यों आई थी? क्या उसने जो सुना वो सच था, या फिर किसी गलतफहमी का शिकार हो गया था? उसका मन अतीत की तरफ लौट गया। वही हवेली, वही बचपन, वही अपमान। खुशी, वही लड़की जिसके साथ अब उसकी शादी तय हो गई थी, लेकिन वह रिश्ता उसके लिए एक जंजीर था, ना कि खुशी का बंधन। वह उसे कभी पसंद नहीं करता था। ये रिश्ता उसकी मर्जी से नहीं, बल्कि जबरदस्ती ठोका गया था। आशीष के माता पिता त्रिपाठी हवेली में नौकर थे। पिता स्विमिंग पूल की सफाई करते थे। उस दिन जब बिजली का तार पानी में गिरा तो सब कुछ एक झटके में खत्म हो गया। दोनों को करंट लगा और वे वहीं मर गए। पुलिस तक नहीं बुलाई गई, मामला दबा दिया गया। 5 साल के आशीष को वहीं रख लिया गया, बिना ममता, बिना अपनापन, बस एहसान के नाम पर। सिर्फ सूरज त्रिपाठी, खुशी के दादाजी ही थे जिन्होंने उसे दिल से अपनाया। वही उसे पढ़ाते, उसकी जरूरतें पूरी करते, वही उसके लिए परिवार थे। लेकिन सेवक त्रिपाठी, उनकी पत्नी राजश्री और बेटी खुशी, तीनों ने आशीष को कभी बराबर नहीं माना।
ताने, जलीलियों, अपमान, यही उसका बचपन था। और फिर एक दिन जब खुशी की शादी की बात चली तो दादाजी ने जाने क्यों आशीष का नाम ले लिया। सब हैरान रह गए, आशीष खुद भी। पर दादाजी ने कहा कि आशीष ही मेरा बेटा है, वही मेरी खुशी का साथी बनेगा। राजश्री जी ने विरोध किया था, मगर अंत में बात माननी पड़ी। लेकिन आज जो आशीष ने देखा था, उसने उसकी दुनिया हिला दी थी। क्या खुशी किसी और के साथ या फिर कुछ और चल रहा था, वह तय नहीं कर पा रहा था। उसने कांपते हाथों से मोबाइल निकाला और सुमित को कॉल लगाया। सुमित, तू डॉक्टर उपासना को जानता है? क्यों यार, सब ठीक तो है ना? सुमित की आवाज में चिंता थी। आशीष ने जल्दी से कहा, मैंने खुशी और आंटी जी को उसी क्लिनिक से निकलते देखा है। क्या? सुमित चौंक गया। कहीं तेरी राजश्री आंटी फिर से माँ तो नहीं बनने वाली? आशीष चिल्ला गया। अबे चुप, बकवास मत कर, ऐसा कुछ नहीं है। आंटी जी बाहर खड़ी थी, खुशी अंदर गई थी और जब निकली तो दोनों बहुत परेशान थी। सुमित कुछ देर चुप रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, यार ये तो वाकई ही अजीब है, लेकिन सच क्या है ये तो डॉक्टर ही बता सकती है। आशीष का दिल अजीब तरह से घबरा रहा था। उस रात जब वह घर लौटा तो हवेली का माहौल कुछ अलग था। ना खुशी के चेहरे पर वो चिर परिचय तेज था, ना ही राजश्री जी की आवाज में हमेशा जैसा रोब। दोनों असामान्य रूप से खामोश थी, जैसे किसी अनकहे डर ने उन्हें घेर रखा हो। आशीष ने बिना किसी से कुछ कहे अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। कमरे की चार दीवारी में अकेला बैठा वह सोचता रहा, खुशी जो हमेशा अकड़ी रहती थी, अपने आप में मगन, जिद्दी और अहंकारी, आज इतनी डरी सहमी क्यों लग रही है। उसे याद आया कि दिन में उसने उसे अस्पताल के गायनोकोलॉजिस्ट विभाग से निकलते देखा था। उसके दिल में शक की एक ठंडी लकीर उतर गई थी, जो अब आग बनकर भीतर सुलगने लगी। आशीष को खुशी कभी पसंद नहीं आई थी। ये रिश्ता उसकी मर्जी के खिलाफ तय हुआ था, लेकिन अब जब घर में शादी की तैयारियां चल रही थी तो उसे एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी के इतने बड़े फैसले में भी वह मात्र एक कठपुतली है। उस रात वह बहुत देर तक छत को घूरता रहा, दिमाग में सवाल घूमते रहे। क्या जो उसने देखा वह सच था? क्या खुशी किसी और राज में उलझी है? सुबह दादाजी ने 2 बार खाने के लिए बुलाया, लेकिन आशीष ने सिर दर्द का बहाना बना दिया। उसे किसी से बात करने का मन नहीं था। अगली सुबह जब वह नीचे आया तो ड्राइंग रूम में खुशी पहले से बैठी थी, हाथ में नेल फाइल लिए अपने नाखून को गढ़ रही थी। आशीष को देखते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया, उसकी आंखों में साफ नफरत झलक रही थी। आशीष ने भी एक पल को उसकी ओर देखा, फिर नजर फेर ली। तभी राजश्री जी ने नाश्ते की मेज पर चाय का कप रखते हुए मुस्कुराकर कहा, आशीष बेटा, तुम्हारी शादी की तैयारियां शुरू कर दी है मैंने। चलो मेरे साथ टेलर के पास, आज तुम्हारी शेरवानी का नाप देना है। उनकी आवाज में एक अजीब मिठास थी। आशीष ने महसूस किया कि जब से खुशी और उसका रिश्ता तय हुआ था, राजश्री जी का व्यवहार पूरी तरह बदल गया था। वही औरत जो पहले उसे नौकरों से भी नीचे समझती थी, अब बड़े अपनेपन से पेश आ रही थी। आशीष ने धीरे से कप उठाया, उनकी आंखों में झांकते हुए पूछा, खुशी की तबीयत ठीक है? ये सुनते ही कमरे का माहौल जैसे जम गया। खुशी की उंगलियां रुक गई, उसकी आंखें चौड़ी हो गई। राजश्री जी ने पल भर के लिए नजरें झुका ली, फिर झट से बोली, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, फिट फाट है वो। आशीष की आवाज में अब तल्खी उतर आई। फिर कल वो गायनोकोलॉजिस्ट के पास क्यों गई थी? कमरे में सन्नाटा छा गया। खुशी के हाथ से नेल फाइलर फर्श पर गिर गया। छन की आवाज ने माहौल को काट दिया। राजश्री जी के चेहरे का रंग उड़ गया। आशीष की आंखें अब शिकार पर झपटने वाले शिकारी जैसी हो गई। उसने खुशी और उसकी माँ दोनों को गौर से देखा। खुशी ने नजरें झुका ली और राजश्री जी ने हड़बड़ी में झूठ गढ़ा, बस थोड़ा बुखार था इसीलिए अस्पताल ले गई थी इसे। आशीष का चेहरा सख्त हो गया। उसने ठंडे लहजे में कहा, बुखार के लिए कोई गायनोकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाता आंटी। अब राजश्री जी की जुबान थम गई, उनकी आंखें इधर उधर भटकने लगी। खुशी की सांसें तेज हो चुकी थी। उसने चुपचाप चाय का कप उठाया, लेकिन उसकी उंगलियां बुरी तरह कांप रही थी। राजश्री जी के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। आशीष ने दोनों को कुछ देर देखा, फिर कुर्सी से उठ खड़ा हुआ, बिना कुछ कहे अपने कमरे की ओर चला गया।
दरवाजा बंद करते ही वह बिस्तर पर गिर पड़ा। उसके मन में गुस्से और शक का तूफान मचल रहा था। उसे महसूस हुआ कि उससे कुछ बहुत बड़ा छुपाया जा रहा है और ये सिर्फ झूठ नहीं बल्कि एक छल है। उसने फौरन मोबाइल उठाया और सुमित को कॉल लगाया। सुमित, मुझे किसी भी तरह डॉक्टर उपासना से मिलना है। कोई सोर्स लगा, लेकिन मिलना जरूरी है। सुमित ने बिना देर किए जवाब दिया, भाई इसमें सोर्स लगाने की क्या जरूरत है, वो तो मेरी फ्रेंड है, हॉस्पिटल की टॉप गायनेकोलॉजिस्ट है। आशीष ने गहरी सांस ली। मुझे खुशी के केस हिस्ट्री जाननी है, सब कुछ, पूरा सच। क्या तू मेरी मदद कर सकता है? सुमित कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, मैं बात करता हूँ उससे। चल तू मेरे साथ चल, आमने सामने बात करते हैं। आशीष की आंखों में हल्की सी उम्मीद जग उठी। उसने बिना समय गवाए कहा कि मैं तैयार हूँ, अभी चलते हैं। 10 मिनट बाद दोनों गाड़ी में बैठ चुके थे। अस्पताल का रास्ता जैसे लंबा होता जा रहा था। आशीष की हथेलियां पसीने से भीग चुकी थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे जैसे वह गायनेकोलॉजिस्ट विभाग के करीब पहुंचा, उसके अंदर बेचैनी बढ़ती गई। काउंटर के पास डॉक्टर उपासना खड़ी थी। सुमित ने मुस्कुराकर कहा, उपासना, ये मेरा दोस्त आशीष है, इसे आपसे एक मरीज के बारे में बात करनी है। डॉक्टर ने भौहें चढ़ाकर आशीष को देखा। उनकी नजरों में सवाल था पर लहजे में संयम। आशीष की आंखों में बेचैनी और टूटता हुआ यकीन साफ दिख रहा था। डॉक्टर उपासना ने शांत स्वर में कहा, सुमित, तुम जानते हो ना कि मैं किसी भी मरीज की जानकारी उसकी अनुमति के बिना नहीं दे सकती। सुमित ने सहजता से मुस्कुराकर कहा, लेकिन पति को तो बताया जा सकता है ना। डॉक्टर उपासना ने एक झटके से उसकी ओर देखा, फिर आशीष की तरफ। आशीष हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि सुमित ने ऐसा क्यों कहा। इससे पहले कि वह कुछ बोलता, सुमित ने आत्मविश्वास से कहा, कल जो लड़की आपके पास आई थी उसका नाम खुशी है, वह आशीष की बीवी है। इन दोनों के बीच थोड़ी अनबन चल रही है, इसलिए उसने आशीष को कुछ नहीं बताया। लेकिन अब आशीष जानना चाहता है कि कहीं वह बाप तो नहीं बनने वाला। उससे शक है कि खुशी उससे कुछ बहुत बड़ा छुपा रही है। डॉक्टर उपासना के माथे पर अब सलवटें और गहरी हो गई। उन्होंने कुछ पल के लिए आंखें बंद की, जैसे किसी भारी सच्चाई को भीतर समेटने की कोशिश कर रही हो। फिर उन्होंने धीमे लेकिन गंभीर स्वर में कहा, वही तो मैं भी सोच रही थी। वो लड़की बार बार मुझसे अपना पहला ही बच्चा गिराने की जिद क्यों कर रही है। अब सब समझ में आ गया। शायद इनके बीच मामला सचमुच बहुत गंभीर है, तभी तो वो इस प्रेगनेंसी को खत्म करना चाह रही थी। आशीष का चेहरा सर्द पड़ गया था। डॉक्टर के मुंह से निकला हर शब्द उसके लिए किसी भयंकर तूफान से कम नहीं था। उसकी आंखें जैसे पत्थर हो गई। डॉक्टर उपासना ने उसकी ओर देखकर बात आगे बढ़ाई, आप एक पल भी मत गवाइए, जल्द से जल्द जाइए और अपनी पत्नी को समझाइए, क्योंकि इस हालत में अगर वो खुद को यूं भीतर ही भीतर खुलाती रही तो बच्चे की सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। उसकी प्रेगनेंसी को अब पूरे 2 महीने हो चुके हैं। ये सुनते ही आशीष के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका गला सूख गया और दिल की धड़कनें अनियंत्रित होने लगी। उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी रह गई। डॉक्टर ने एक और बात जोड़ते हुए कहा, उसने मुझ पर बहुत दबाव डाला था कि मैं किसी तरह यह बच्चा गिरा दूं, लेकिन मैंने मना कर दिया। मेरी प्रैक्टिस और मेरे उसूल इसकी इजाजत नहीं देते। आशीष अब पूरी तरह गुमसुम हो चुका था। उसकी जुबान से एक शब्द भी नहीं निकला। तभी सुमित ने धीरे से उसका कंधा छुआ और पूछा, आशीष चले? आशीष ने खाली बुझी हुई आंखों से डॉक्टर की तरफ देखा। क्या आपको यकीन है कि वो सच में 2 महीने की प्रेग्नेंट है? डॉक्टर उपासना ने नजरें झुकाकर सिर हिला दिया। मैंने खुद उसका अल्ट्रासाउंड किया है, रिपोर्ट मेरे सिस्टम में मौजूद है। आप चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन उसकी कॉपी नहीं दी जा सकती। आशीष कुछ बोले बिना तेजी से मुड़ा और कमरे से बाहर निकल गया। सुमित भी उसके पीछे चला आया। अस्पताल की दीवारों से टिके आशीष का चेहरा किसी टूटी हुई उम्मीद की तस्वीर बन गया था। उसकी सांसें भारी हो गई थी और आंखों में गुस्सा, दर्द और विश्वासघात एक साथ तैर रहे थे। सुमित ने उसके पास खड़े होकर धीरे से कहा, अब क्या करोगे आशीष? तुम्हें राजश्री जी ने और खुशी ने इस हद तक चलने की कोशिश की। भगवान जाने ये बच्चा किसका है।
अब वो चाहती है कि ये सब तुम्हारे सिर मड़कर शादी करके अपने गुनाह पर पर्दा डाल दे। सुमित की आवाज में गुस्से के साथ साथ अपने दोस्त के लिए पीड़ा भी झलक रही थी। सुमित ने आगे कहा, मुझे तो उसी वक्त शक हुआ था जब तुमने पहली बार इस रिश्ते का जिक्र किया था। जिन लोगों ने सारी उम्र तुम्हें बोझ समझा, वो अचानक तुम्हें अपनी बेटी कैसे दे सकते हैं। लेकिन उस वक्त मैं तुम्हारा दिल तोड़ना नहीं चाहता था। शुक्र है वक्त रहते सच्चाई सामने आ गई। आशीष की आंखों में अब कोई आंसू नहीं थे, सिर्फ नफरत और एक ठंडी सी तसल्ली थी। उसने दृढ़ स्वर में कहा, सुमित, मैं किसी भी हालात में अब ये रिश्ता नहीं करूंगा। फिर सुमित ने धीमी आवाज में कहा, मुझे अफसोस है यार, लेकिन कम से कम अब सच्चाई तो साफ हो गई। आशीष ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में बोला, हाँ सुमित, आज पहली बार लग रहा है कि मैं सच में खुशकिस्मत हूँ। अगर शादी से पहले ये धोखा सामने ना आता तो पूरी जिंदगी जलता सुलगता रहता। सुमित कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, लेकिन आशीष, ये इनकार तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। आशीष ने थकी हुई आवाज में कहा, जानता हूं, पर अब जो होगा देखा जाएगा। दोनों अस्पताल से बाहर निकले तो सूरज ढलने लगा था। आसमान में फीकी सी लालिमा थी और आशीष का हर कदम भारी था। उसे लग रहा था जैसे शरीर चल नहीं रहा, बस घिसट रहा है। और जब घर पहुंचा, नौकर ने दरवाजा खोला। आशीष पहली बार बिना बोले भीतर चला गया। आंगन में कदम रखते ही जैसे भीतर कोई भूचाल उठ गया। उसे अचानक याद आ गया वो दिन जब सेवक त्रिपाठी के हाथों उसे बेरहमी से मार खानी पड़ी थी और राजश्री जी नफरत से उसे घर से बाहर धक्के देकर निकाल देती थी। स्कूल से लौटने के बाद पूरी दोपहर वह गार्डन की सफाई करता रहता था। जब तक काम पूरा नहीं होता उसे पानी तक नहीं मिलता था। खुशी की आंखों में भरी नफरत और तिरस्कार की हर झलक उसके सामने घूमने लगी थी, जैसे कोई राक्षस उसकी आत्मा को घेर रखा हो। लेकिन दादाजी के प्यार भरे हाथों की याद उसके भीतर थोड़ी सी रोशनी ले आई। वही लोग थे जिन्होंने हमेशा उसे अपनापन दिया था। वह अपने जख्मों को भीतर छुपाए लॉन्ज में दाखिल हुआ, जहां दादाजी सोफे पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। राजश्री जी और खुशी ने उसे देखते ही झूठी मुस्कान ओढ़ ली। आओ आशीष, इधर बैठो, राजश्री जी ने तुरंत कहा। आशीष चुपचाप दादाजी के पास जाकर बैठ गया। दादाजी उसे देखकर खिल उठे। बेटा, आ गई तुम? सुना है कल अस्पताल गए थे। कैसी है सुमित की माँ? आशीष ने हल्का सा मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अब बेहतर है। कुछ खाया पिया या खाली पेट हो? दादाजी ने चिंता से पूछा। आशीष ने जवाब नहीं दिया, बस गहरी सांस लेकर बोला, मुझे एक जरूरी बात करनी है आप लोगों से। उसके गंभीर लहजे ने सभी को चौंका दिया। खुशी ने एक नजर आशीष की ओर डाली और झट से नजरें फेर ली। आशीष ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, क्या तुम खुद बताओगी या मुझे कहना पड़ेगा? राजश्री जी चौंक पड़ी। क्या बात है आशीष, तुम क्या कह रहे हो? आशीष ने सीधे और सख्त स्वर में कहा, खुशी मां बनने वाली है। उसके शब्द बम की तरह कमरे में गूंजे और दादाजी के हाथ से छड़ी गिर पड़ी। राजश्री जी का चेहरा सफेद पड़ गया और खुशी के होंठ थरथराने लगे। वो कुछ कहना चाहती थी पर शब्द गले में अटक गए। राजश्री जी खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उन्होंने चीखकर कहा, ये झूठ है। सुमित तुरंत आगे बढ़ा और बोला, मैं खुद गायनोकोलॉजिस्ट से मिला हूँ, रिपोर्ट देखी है मैंने, डॉक्टर ने सब कुछ बताया है। राजश्री जी ने हड़बड़ी में कहा, आशीष तुम गलत समझ रहे हो, खुशी बीमार है, ये सब गलत फहमी है। क्या बीमारी है उसे? आशीष की आवाज अब कांपते हुए कठोर थी। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ आपकी बेटी खुशी ने अपनी सारी हदें पार कर दी है। वो सिर्फ गलती नहीं गुनाह कर चुकी है। वो प्रेग्नेंट है और अब बच्चा गिराने की नौबत आ चुकी है। कमरे में जैसे किसी ने बम फोड़ दिया हो। आशीष के शब्द हवा में तैरते हुए दीवारों से टकरा रहे थे। खुशी ने आंखें बंद कर ली। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। वो कुछ कहना चाहती थी मगर उसकी जुबान जैसे पत्थर बन चुकी थी। दादाजी ने गुस्से से उफनते स्वर में कहा, आशीष तुम हमारे खानदान के नाम को यूं कलंकित नहीं कर सकते। आशीष ने पलटकर दृढ़ स्वर में जवाब दिया, बेशक आपने मुझे अनाथ समझकर पाला दादाजी, लेकिन खानदान की इज्जत मैंने नहीं आपकी पोती ने कलंकित की है। और अब आप चाहते हैं कि मैं उसके नाजायज रिश्ते की कीमत अपनी जिंदगी से चुकाऊं? ये मुझसे नहीं होगा।
राजश्री जी के चेहरे पर आंसुओं की लकीरें बह निकली। उन्होंने कांपते हाथ जोड़ लिए। आशीष, अगर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है तो बैठकर बात कर सकते हैं हम। आशीष ने बीच में ही रोकते हुए कहा, मुझे किसी गलतफहमी की जरूरत नहीं है आंटी, सच सामने है, आप खुद खुशी से पूछ लीजिए। सबकी नजरें अब खुशी पर टिक गई। उसकी झुकी हुई आंखों ने वो सब कुछ कह दिया जो शब्दों से कहा नहीं जा सकता था। दादाजी के कांपते हाथों से छड़ी गिर गई। उनकी आंखों से 2 बूंदें लुढ़क पड़ी। गेट पर खड़े सेवक त्रिपाठी के चेहरे पर भी हैरानी और अविश्वास की रेखाएं उभर आई। राजश्री जी रोते हुए आशीष के पैरों के पास जा गिरी। हमारी इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है आशीष, खुशी से शादी कर लो वरना हम कहीं के नहीं रहेंगे। आशीष ने भारी मन से स्पष्ट स्वर में कहा, मैं माफी चाहता हूं लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकता। सेवक त्रिपाठी खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने आगे बढ़कर टेबल पर जोर से हाथ मारा। तुम ये विवाह रोक ही नहीं सकते आशीष, हमने सबको न्योते भेज दिए हैं, कार्ड छप चुके हैं, अब तुम क्या करोगे? आशीष की आंखों में आग सी चमक उठी। अब जो करना है आप लोग करें, उसने कठोर स्वर में कहा, क्योंकि मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूं। दादाजी की आंखों में दर्द झलक आया। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, बेटा मत जा, ये घर तुम्हारा है। आशीष ने रुककर आखिरी बार उनकी ओर देखा, फिर धीरे से बोला, नहीं दादाजी, यहाँ रहकर मैं हर दिन मरूंगा, अब मैं इस घर में नहीं रह सकता। खुशी ने आंखें बंद कर ली। उसका चेहरा दोनों हाथों में छिप गया। राजश्री जी वहीं फर्श पर बैठी फूट फूट कर रोने लगी। आशीष ने बिना कुछ कहे दरवाजे की ओर कदम बढ़ा दिए। वह बाहर निकला तो खुद को जैसे किसी बोझ से मुक्त महसूस करने लगा, लेकिन दिल के भीतर एक गहरी खाली जगह थी और आंखों में अधूरेपन का धुआं था। बाहर हवाएं तेज चल रही थी, बादल आकाश को घेर चुके थे। वह सड़क पर बिना दिशा के चलता जा रहा था, जैसे कदम खुद अपना रास्ता ढूंढ रहे हों। अचानक फोन बजा। स्क्रीन पर खुशी का नाम था। उसने एक झटके में कॉल काट दी, लेकिन कॉल्स का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। कभी सेवक त्रिपाठी, कभी राजश्री जी, कभी खुशी। आशीष का मन हुआ कि वह फोन उठाकर सड़क पर दे मारे ताकि इन आवाजों से हमेशा के लिए छुटकारा पा सके। तभी मोबाइल फिर बजा। इस बार सुमित था। आशीष ने तुरंत कॉल रिसीव की। आशीष, तू जहां भी है फौरन घर पहुंच, तेरे दादाजी को हार्ट अटैक आया है। आशीष के पैरों से जैसे जमीन खिसक गई। क्या कहा? दादाजी को हार्ट अटैक? उसकी सांसें तेज हो गई, चेहरा सफेद पड़ गया। आंखों के सामने दादाजी की सूरत घूमने लगी। वो मन ही मन खुद से कहता जा रहा था, दादाजी ने मुझे रोका था, मैंने क्यों नहीं सुना। अब वह पागलों की तरह दौड़ने लगा। हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, मगर उसके भीतर बस एक ही आवाज गूंज रही थी, दादाजी। घर के गेट तक पहुंचते ही उसने देखा सब लोग इकट्ठे थे, चेहरे पर घबराहट, आंखों में बेचैनी। आशीष बिना कुछ बोले अंदर भागा और सीधे दादाजी के कमरे की ओर दौड़ा। कमरे में दाखिल होते ही उसकी नजर बिस्तर पर लेटे दादाजी पर पड़ी। वे ऑक्सीजन मास्क लगाए हुए थे। नर्स दवाइयां थामे खड़ी थी और डॉक्टर उनकी नब्ज जांच रहे थे। आशीष हाँफते हुए पास पहुंचा। दादाजी, दादाजी। दादाजी ने आंखें खोलने की कोशिश की। उनकी आवाज कमजोर थी। आशीष, तू आ गया? आशीष ने उनका हाथ थाम लिया। आंखों से आंसू बह निकले। मैं आ गया दादाजी, देखिए मैं आ गया। दादाजी ने कांपते हुए होंठों से कहा, बेटा बस एक आखिरी बात मान ले, खुशी से शादी कर ले, हमारी इज्जत का मान रख ले। आशीष जैसे किसी गहरी खाई में गिर गया। उनकी कांपती आवाज, कमजोर हाथों की भीख और आंखों में भीगी विनती, सब कुछ उसकी रूह को झंझोर गया। दादाजी ने आगे कहा कि बेटा भले हमें मत देखो, पर ये मत भूलो, तेरे माँ बाप के जाने के बाद हमने तुझे अपनी जान से बढ़कर पाला है, कभी किसी चीज की कमी नहीं आने दी। आज अगर तू इनकार करेगा तो ये खानदान किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। आशीष की आंखें भर आई। उसने नजरें झुका ली, होठ कांपने लगे। उसने धीमे स्वर में कहा, अगर आपको मेरे हाँ कहने से सुकून मिलेगा तो मैं तैयार हूं दादाजी। दादाजी के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। भगवान तुझे खुश रखे, अब मेरी रूह को सुकून मिलेगा। आशीष ने उनके हाथ को चूम लिया।
कमरे में मौजूद हर आंख नम थी। डॉक्टरों ने बीपी चेक करते हुए कहा, अब खतरे की कोई बात नहीं है, लेकिन उन्हें पूरी तरह आराम की जरूरत है। कोई टेंशन वाली बात नहीं आए। आशीष बाहर निकला तो सामने ही राजश्री जी और खुशी खड़े थे। राजश्री जी की आंखों में संतोष और कृतज्ञता झलक रही थी। बेटा, तुमने बड़प्पन दिखाया है, हमारा मान रख लिया। लेकिन खुशी की आंखों में एक तूफान उमड़ रहा था। वह नजरें झुकाए खड़ी थी, चेहरा लाल हो चुका था। आशीष ने एक बार भी उसकी ओर नहीं देखा। वह चुपचाप अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, उसके कदम लड़खड़ाए और वह जमीन पर बैठता चला गया। आंखें बंद थी पर आंसू लगातार बह रहे थे। उधर खुशी अपने कमरे में दाखिल हुई और दरवाजा जोर से बंद कर लिया। आईने के सामने खड़ी होकर खुद से बड़बड़ाई, ये कैसे हो गया? वो इतनी जल्दी क्यों मान गया? उसने गुस्से में दीवार पर हाथ दे मारा। मैंने तो कभी नहीं चाहा था उसे, अब सारी जिंदगी उसी के साथ बितानी पड़ेगी। उसके भीतर आग जल रही थी, जैसे उसकी दुनिया, उसका नियंत्रण सब कुछ छिन गया हो। उसी रात राजश्री जी आशीष के कमरे में आई। बेटा, कल शाम को ही शादी रखी हुई है। पापा जी की हालत अब और इंतजार नहीं करने दे रही। आशीष ने चुपचाप सिर झुका दिया। अगले ही दिन दोनों का विवाह सादगी से संपन्न हो गया। राजश्री जी ने ऊपर का हिस्सा उनके लिए तैयार करवाया और खुशी की विदाई वही हुई। आज आशीष की सुहाग रात थी, मगर उसका मन कमरे में जाने को तैयार नहीं था। परिवार की लाज के लिए उसने खुद को संभाला और भारी कदमों से उस ओर बढ़ा। तभी राजश्री जी के कमरे के पास से गुजरते हुए उसे अंदर से खुशी की आवाज सुनाई दी, अगर वो मेरे कमरे में आया तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। बहुत हो गया ये ड्रामा। आशीष के कदम थम गए। दरवाजा थोड़ा खुला था, आवाजें साफ आ रही थी। राजश्री जी की आवाज कांपी, खुशी, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हारा विवाह हो चुका है, वो अब तुम्हारा पति है। खुशी ने तीखे स्वर में कहा। तो क्या करूं मैं इस रिश्ते को नहीं मानती। ना कभी दिल में आशीष था, ना कभी होगा। आशीष की सांसें थमने लगी। राजश्री जी की आवाज में घबराहट थी। अब क्या चाहती हो तुम? सब कुछ तो हो चुका है, और मत भूलो कि तुम एक नाजायज बच्चे की मां बनने वाली हो। खुशी ने ठंडेपन से कहा, मां, मैं ये नहीं भूली और ना भूलना चाहती हूँ। मुझे सिर्फ पुनीत चाहिए। हमारा रिश्ता अब भी कायम है। जैसे ही उसके घर वाले मानेंगे, हम शादी करेंगे। आशीष की आंखें भर आई। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा। जिस लड़की को उसने समाज की बातों से बचाने के लिए अपनाया था, वही उसकी आत्मा को कुचल रही थी। दरवाजे तक पहुंचा ही था कि दादाजी की आवाज आई, आशीष, इस वक्त कहाँ जा रहे हो? आशीष ठिठक गया, आंखें झुकी थी, हाथ कांप रहे थे। धीरे से बोला, दादाजी, मैं अब इस घर में नहीं रह सकता, मेरा दम घुट रहा है। दादाजी ने गुस्से और दर्द से भरी नजरों से उसकी ओर देखा। तुमने वादा किया था ये रिश्ता निभाओगे। आशीष की आवाज टूट गई। जानता हूँ दादाजी, लेकिन अब हिम्मत नहीं बची। जिस लड़की ने पहली रात ही मुझे ठुकरा दिया, मैं उसका पति कहलाने के लायक नहीं, और वो मेरी पत्नी बनने के योग्य नहीं। दादाजी ने उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर आशीष तेजी से बाहर निकल गया। नौकर को कुछ कहने को बढ़ा, लेकिन उसने किसी की ओर नहीं देखा। गेट खोला, गाड़ी में बैठा और स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया। इंजन की आवाज गूंज उठी और शहर की रोशनियां पीछे छूटती चली गई। आसमान पर बादल छाए थे, सड़कें सुनसान थी, जैसे पूरी कायनात उसके दर्द में शामिल हो गई हो। करीब 1 घंटे से वह हाईवे पर था। सिर्फ उसकी गाड़ी की हेडलाइट अंधेरे को चीर रही थी। उसके कानों में बार बार खुशी की आवाज गूंज रही थी। उसने गुस्से में स्टीयरिंग पर मुक्का मारा। आंखों से आंसू फूट पड़े। वह बुदबुदाया, कितना झूठ है इस समाज में। हर बार कहा जाता है कि लड़कियां मजबूर होती हैं, पर कोई ये नहीं देखता कि लड़के भी मजबूर होते हैं, अपनी मर्जी से जी भी नहीं सकते। उसकी आवाज टूटती चली गई। आखिर मैंने ये शादी क्यों की? सिर्फ सबकी खुशी के लिए, लेकिन मुझे क्या मिला? और तभी अचानक एक झटका लगा। उसने जोर से ब्रेक दबाए। गाड़ी एक झटके से रुकी। दिल उछलकर हलक में आ गया। एक बेहद खूबसूरत लड़की सड़क के बीचों बीच खड़ी थी, दोनों हाथ हवा में लहराते हुए किसी गुजरती हुई गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रही थी।
उसके बाल पूरी तरह बिखरे हुए थे, चेहरा मिट्टी और पसीने से सना था और आंखों में ऐसा डर भरा हुआ था कि मानो उसने अभी अभी मौत को बहुत करीब से देखा हो। आशीष की गाड़ी जैसे ही उसके पास आकर रुकी, वह बदहवास होकर उसकी तरफ दौड़ी। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे, बदन पर खरोचों के निशान थे और सांसें तेज चल रही थी। इससे पहले कि वह गाड़ी के पास पहुंचती, आशीष गुस्से से भरा हुआ बाहर निकल आया। माथे पर बल पड़ गए, चेहरे पर सख्ती थी। वह तेज कदमों से आगे बढ़ा और जोर से चिल्लाया, पागल हो गई हो क्या? सड़क के बीच में खड़ी हो, जान देनी है क्या? लड़की के कदम लड़खड़ा गए। वह हाँफते हुए बोली, प्लीज मुझे बचा लो, वो लोग मुझे ले जाएंगे। आशीष ने हैरानी से उसकी ओर देखा। कौन लोग? और तुम हो कौन? सड़क के बीच में क्या कर रही हो? उसकी बात सुनकर लड़की की आंखें और भी डर से फैल गई, होठ कांप रहे थे, गला सूख चुका था। वह कुछ कहने की कोशिश कर रही थी पर शब्द जैसे कहीं खो गए हों। वो मेरे पीछे हैं, अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो मैं मर जाऊंगी। लड़की रोते हुए लगभग चीख पड़ी। आशीष ने चारों ओर नजर दौड़ाई। रास्ता पूरी तरह सुनसान था, दूर दूर तक ना कोई गाड़ी ना कोई इंसान। लेकिन उस लड़की की हालत देखकर उसका गुस्सा एकदम शांत हो गया। वह थरथरा रही थी, पैर नंगे थे, होंठ नीले पड़ चुके थे और शरीर ठंड से कांप रहा था। आशीष की आवाज अब बहुत नरम हो चुकी थी। देखो, मुझे नहीं पता तुम किससे डर रही हो, लेकिन पहले शांत हो जाओ, धीरे धीरे सांस लो और मुझे बताओ कि तुम्हें किससे खतरा है और आखिर जाना कहाँ है। जहां भी जाना चाहो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, भरोसा करो मुझ पर। लड़की ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ कहने से पहले ही उसकी आंखें बंद होने लगी। वह अचानक लहराई और गिरने ही वाली थी। आशीष ने झपटकर उसे थाम लिया। अगर एक पल की भी देर हो जाती तो शायद उसका सर जोर से सड़क से टकरा जाता। उस रात के सन्नाटे में, ठंडी हवा और सुनसान सड़क के बीच एक अनजान लड़की आशीष की बाहों में बेहोश पड़ी थी और आशीष खुद असमंजस में था कि अब क्या करे। उसने लड़की को हल्के से झंझोड़ा मगर कोई असर नहीं हुआ। चारों तरफ बस घूप अंधेरा था। सन्नाटा ऐसा था कि अपने दिल की धड़कनें तक सुनाई दे रही थी। घड़ी पर नजर डाली, रात के ठीक 2 बज रहे थे। उसने मन ही मन सोचा, यहाँ और देर रुकना खतरे से खाली नहीं है। उसने लड़की को सावधानी से उठाया, गाड़ी का पिछला दरवाजा खोला, सीट पीछे झुकाई और उसे धीरे से लिटा दिया। फिर डैशबोर्ड से पानी की बोतल निकाली, कुछ बूंदें हाथ पर डाली और उसके चेहरे पर छींटे मारे। सुनो लड़की, होश में आओ। ये क्या हाल बना रखा है तुमने? लड़की की पलकें हल्की सी फड़की, होठ कांपे और सांसों में हरकत लौटी। वह कराहते हुए बोली, वो लोग मुझे मार देंगे, मुझे बचा लो। आशीष ने बोतल उसके होठों से लगाई। उसने कुछ घुट पानी पिया और धीरे धीरे आंखें खोली, लेकिन डर अब भी उसकी आंखों में गहराई तक बैठा था। आशीष ने पूछा, कौन है वो लोग? क्या किया है उन्होंने? उसने बस सिर हिलाया, जैसे कि कुछ भी कहने की ताकत नहीं बची हो। आशीष के मन में सवालों की झंडी लग गई। आखिर ये लड़की है कौन? रात के इस सन्नाटे में, इस हालात में अकेली सड़क पर क्या कर रही है? उसने गाड़ी में सन्नाटा तोड़ते हुए पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? कुछ पल की खामोशी के बाद टूटी हुई सी आवाज आई, रश्मि। आशीष ने गाड़ी स्टार्ट की और बोली, रश्मि, अगर कोई सुरक्षित जगह हो जहां मैं तुम्हें छोड़ सकूं तो बताओ। रश्मि ने धीरे से सिर हिलाया, मुझे यहाँ किसी जगह का कुछ नहीं पता। आशीष ने गहरी सांस ली, ठीक है, पास में ही मेरा एक फ्लैट है, वहीं चलते हैं, सुबह तक कुछ सोच लेंगे। रश्मि ने कोई जवाब नहीं दिया, बस खिड़की के बाहर घने अंधेरे को देखती रही। आशीष ने गाड़ी आगे बढ़ाई। रास्ते में सिर्फ गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी थी और हवा में डर और रहस्य की एक अजीब सी गंध घुली हुई थी। रात के 3 बज चुके थे जब वे उसके फ्लैट तक पहुंचे। आशीष ने कार रोकी, बाहर निकला और धीरे से कहा, चलो रश्मि। रश्मि ने दरवाजा खोला। उसके कदम भारी और थके हुए थे, पर अब भी उसकी चाल में डर झलक रहा था। आशीष ने दरवाजा खोला, स्विच ऑन किया, एक बल्ब टिमटिमाया और पूरा फ्लैट हल्की पीली रोशनी में नहा गया। वह एक तरफ हट गया ताकि रश्मि आराम से अंदर जा सके। यह वही फ्लैट था जो उसने 2 साल पहले खरीदा था, जब वह अपने दुखों और अकेलेपन से दूर एक कोना तलाश रहा था। 2 कमरों का एक छोटा सा फ्लैट, सिंगल बेड,
कोने में अलमारी और एक छोटा सा खुला किचन। रश्मि दरवाजे की चौखट पर ही रुक गई, जैसे अंदर आने से डर रही हो। आशीष ने उसकी आंखों में झांक कर देखा। वहां थकान, डर और असीम असुरक्षा थी। वह उसकी हिचकिचाहट समझ गया। डरने की जरूरत नहीं है रश्मि, अंदर आ जाओ। रश्मि किसी डरी हुई हिरनी की तरह धीरे धीरे कमरे में आई और सोफे पर बैठ गई। आशीष की नजर अचानक उस पर पड़ी। वो वाकई बहुत खूबसूरत थी, लेकिन इस वक्त उसका डर ही उसकी सबसे बड़ी पहचान था। चेहरे की मासूमियत में इतना दर्द घुला था कि आशीष को उस पर तरस आने लगा। उसे महसूस हुआ कि शायद वह भी उसकी तरह टूटी हुई है। उसने धीरे से पूछा, देखो, अगर तुम्हें कोई जानता है, किसी का नंबर हो तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें वहीं छोड़ देता हूँ। रश्मि ने एक झटके से सिर उठाया। उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, मेरा इस शहर में कोई नहीं है। बस यही 5 शब्द। लेकिन आशीष के भीतर बहुत कुछ टूट गया। उसने देखा कि रश्मि थोड़ी असहज थी। वह अपने दोनों पैर ऊपर किए खुद को अपनी बाजुओं में लपेट बैठी थी। तभी उसने देखा रश्मि के गले में दुपट्टा नहीं है, शायद भागते वक्त कहीं गिर गया था। ऊपर से कपड़े भी जगह जगह से फटे हुए थे। वह खुद को समेटने की कोशिश कर रही थी, जैसे अपने वजूद को छुपाना चाहती हो। आशीष ने तुरंत नजर फेर ली। एक पल को उसकी नजर रश्मि के भरे भरे बदन पर पड़ी थी, मगर अगले ही पल उसने खुद को झटका और नजरें झुका ली। वो जानता था कि अगर उसकी आंखों की गर्मी रश्मि ने महसूस कर ली तो वह पूरी तरह से डर जाएगी। वह फौरन उठा, अलमारी खोली, लेकिन उसमें तो सब जेंट्स कपड़े थे। तभी उसकी नजर एक मर्दाना शॉल पर पड़ी जो वो कभी कभी ओढ़ता था। उसने वो शॉल निकाली और रश्मि की ओर बढ़ा दी। ये ले लो रश्मि। रश्मि ने उसकी तरफ देखा और जैसे ही शॉल उसके हाथ में आई, उसने उसे ऐसे लपेटा जैसे कोई औरत मझधार से किनारे लगी हो। उसकी आंखों में आंसू निकल पड़े। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्दों ने साथ छोड़ दिया। आशीष की आंखें भी नम हो गई। कितनी मासूम थी वो। यही कोई 18-19 साल की होगी। कौन सा तूफान उसकी जिंदगी में उतर आया हो। आशीष ने धीरे से गिलास में पानी डाला, उसकी ओर बढ़ाया। रश्मि ने चुपचाप कुछ घुट पिए और सिर झुका लिया। दोनों के बीच फिर से खामोशी भर गई। खामोशी जिसमें डर था और एक बेगानापन था। आशीष ने देखा कि रश्मि की नजरें बार बार उस पर उठती और फिर झुक जाती। उसने धीरे से पूछा, भूख लगी है? रश्मि ने हल्के से सिर ना में हिला दिया। कभी किसी मर्द पर भरोसा किया है? आशीष की ये बात सुनकर रश्मि के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों में अचानक नमी तैरने लगी। फिर वह रंधे गले से बोली, नहीं। तो फिर मुझ पर क्यों कर लिया? आशीष की आवाज में गंभीरता थी। रश्मि की आंखों से आंसू बह निकले। भगवान जाने क्यों, लेकिन आप पर भरोसा हो गया। आप शायद खास इंसान हैं। आशीष हल्के से मुस्कुराया। अगर मैं भगवान का खास इंसान होता तो इतनी परख और चोटें ना मिलती मुझे। रश्मि ने पहली बार उसके चेहरे को ध्यान से देखा और बहुत धीमे स्वर में कहा, खास लोग ही तो आजमाए जाते हैं, जालिम तो सुकून से जीते हैं। तकलीफें सिर्फ उन्हें मिलती हैं जिन्हें ईश्वर चुनता है। उसकी बात सुनकर आशीष हैरत में पड़ गया। रश्मि कह तो रही थी कि उसे आशीष पर भरोसा है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी गहरा डर झलक रहा था। रात काफी बीत चुकी थी, बल्कि अब तो आसमान पर हल्की रोशनी भी दस्तक देने लगी थी। आशीष का तन मन थकान से चूर था। वह धीरे से उठा, क्योंकि अब वह और ज्यादा उसे अपनी तरफ से यकीन नहीं दिला सकता था। उसने एक तकिया और एक कंबल उठाया, उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, तुम बेड पर जाकर आराम करो, मैं दूसरे कमरे में चला जाता हूँ। रश्मि ने एक नजर उसकी ओर उठाकर देखा और फिर नजरें झुका ली। आशीष दरवाजे से निकलने से पहले रुका और धीमे स्वर में बोला, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो बताना, मैं पास वाले कमरे में हूँ। और हाँ, अगर अब तुम थोड़ा सहज महसूस कर रही हो तो ये बाहर का दरवाजा बंद कर दूं? खुला छोड़कर तो हम सो नहीं सकते। रश्मि के डर को कम करने की वजह से उसने दरवाजा बंद नहीं किया था। रश्मि ने अचानक बेचैनी से उसकी ओर देखा, लेकिन फिर सिर झुकाकर धीरे से बोली, जी मैं बंद कर लूंगी दरवाजा। उसकी बात सुनकर आशीष हल्के से मुस्कुराया और फिर चुपचाप दूसरे कमरे की ओर बढ़ गया, जबकि रश्मि वहीं बैठी रह गई। आशीष के सुरक्षा भरे व्यवहार से रश्मि की आंखों में नमी तैर आई।
उसने मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया कि इस अनजान शहर में भी उसे एक शरीफ इंसान मिला, ऐसा व्यक्ति जिसके साथ एक गैर मर्द के घर में रहते हुए भी उसे कोई डर महसूस नहीं हो रहा था। भीतर कहीं एक अनकहा भरोसा जन्म ले चुका था। वो चुपचाप उठी, बाहर का दरवाजा बंद किया, तकिया और चादर लेकर बेड पर जाकर सिमट गई। नींद उससे कोसों दूर थी, लेकिन डर अब कुछ कम हो गया था। कमरे में हल्की सी पीली रोशनी फैल रही थी और बाहर का सन्नाटा धीरे धीरे गहराता जा रहा था। घड़ी की सुइयां रात के आखिरी पहर को पार कर रही थी। सुबह के 4 बजने वाले थे। आसमान में हल्का उजाला झांकने लगा था और शहर की खामोशी में एक नई सुबह का एहसास धीरे धीरे घुलने लगा था। आशीष भी सारी रात करवटें बदलता रहा, मन जैसे किसी अनजाने बोझ में दबा था। करीब 5 बजे उसकी आंख लगी, पर नींद ज्यादा देर टिक ना सकी। कुछ ही देर में उसे चाय की तलब होने लगी। वह उठकर सीधे किचन में गया, 2 कप चाय बनाने लगा। गैस पर पानी उबलते हुए जैसे रात की थकान को धीरे धीरे भाप में बदल रहा हो। चाय तैयार होते ही उसने दोनों कप ट्रे में रखे और लॉन्च की ओर बढ़ गया। रश्मि शायद रात भर सो नहीं पाई थी, लेकिन उसके चेहरे पर अब हल्की सी राहत थी, जैसे किसी ने उसके दिल पर रखे बोझ को थोड़ा सा हल्का कर दिया हो। आशीष ने ट्रे टेबल पर रखी और 1 कप उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, लो चाय पी लो। रश्मि ने चौंक कर उसकी ओर देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ कप थाम लिया। उसने धीमी आवाज में कहा, शुक्रिया, इस वक्त चाय की बहुत जरूरत थी मुझे। आशीष के होठों पर भी एक हल्की मुस्कान उभरी। वह खुद भी साथ वाले सोफे पर बैठ गया। दोनों ने एक साथ पहला घुट लिया। भाप के साथ कमरे में एक अजीब सी शांति फैल गई। कुछ पलों तक सन्नाटा छाया रहा, जिसे आशीष ने तोड़ा। अब लग रहा है कि तुम थोड़ी रिलैक्स हो गई हो। रश्मि ने सिर हिलाया। जी, अब थोड़ा ठीक लग रहा है, आशीष ने कहा। तो फिर खुलकर बताओ, क्या हुआ तुम्हारे साथ? दिल का बोझ हल्का कर लो। उसकी बातें सुनकर रश्मि की आंखें नीचे झुक गई। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। मेरे मम्मी पापा का बचपन में ही एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। तब मुझे मेरी चाची के घर भेज दिया गया था। शुरू में सब ठीक था, पर धीरे धीरे चाची का रवैया बदलता चला गया। घर के सारे काम करवाना, ताने देना, डांटना, सब सहा मैंने। कभी शिकायत नहीं की। पर फिर एक दिन उन्होंने मेरी शादी तय कर दी, एक ऐसे आदमी से जो मेरे चाचा से भी 10 साल बड़ा था, और वह अमीर आदमी था और मेरे चाचा को एक मोटी रकम दे रहा था। मेरे चाचा ने तो जैसे मेरी बोली लगा दी थी। ये कहते कहते उसकी आवाज कांपने लगी और आंखों से आंसू बह निकले। आशीष का हाथ चाय के कप पर कस गया। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बेचैनी से बोला, फिर क्या हुआ? रश्मि ने गहरी सांस ली। मैं बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, हाथ जोड़े, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। कल रात जबरदस्ती मेरी शादी होने वाली थी। मैंने आखिरकार हिम्मत की और वहां से भाग निकली, लेकिन जल्द ही उन्हें मेरे भागने का पता चल गया और वो लोग मेरे पीछे पड़ गए। अब उसका चेहरा थकान और दर्द से भर चुका था। दोनों हथेलियों से उसने अपने मुंह छुपा लिया। वह धीमे से बोली, काश मेरे माँ बाप जिंदा होते तो ये दिन देखने को ना मिलता। वो मुझे कभी बिकने नहीं देते। आशीष की आंखें नम हो गई। वह कुछ देर तक चुपचाप उसे देखता रहा। उस मासूम चेहरे पर कितनी पीड़ा थी, पर उसी में एक अद्भुत हिम्मत भी थी। फिर उसने धीरे से कहा, रश्मि, तुम्हारी कहानी सुनकर लग रहा है जैसे तुम मेरी ही कहानी सुना रही हो। रश्मि ने चौंक कर उसका चेहरा देखा। आशीष ने कहा, शुरू किया, मैं भी बचपन से अनाथ हो गया था। मेरे तो कोई रिश्तेदार भी नहीं थे। मालिकों के रहम पर पला, लेकिन किसी को मेरी परवाह नहीं थी। लोगों ने मुझे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया। मेरी भावनाओं की कभी कोई कीमत नहीं समझी। वह कुछ पल रुका, फिर हल्का सा मुस्कुराया, एक मुस्कान जो दर्द से भीगी हुई थी। कभी कभी लगता है कि हम जैसे लोगों के हिस्से में शायद बस वही आता है जो बाकी लोग फेंक देते हैं, पर शायद यही हमें असली इंसान बनाता है। रश्मि ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बस एक शांत समझदारी और हल्का सा अपनापन था। उस पल जैसे दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता जन्म ले चुका था, दर्द का, भरोसे का और उन 2 अधूरे जीवनों का जो अब धीरे धीरे एक दूसरे की शरण में सुकून खोज रहे थे। आशीष हल्का सा मुस्कुराया। बड़ा अजीब इत्तेफाक है ना, हम दोनों ही अपने अपने नरक से भागे हुए हैं।
रश्मि की आंखों से आंसू झिलमिलाने लगे, लेकिन उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी, जैसे कोई दर्द और सुकून एक साथ उसके भीतर जगह बना रहे हों। आशीष ने चाय का आखिरी घुट लिया, कप नीचे रखा और कुछ सोचने लगा। उसके चेहरे पर एक गहरी बेचैनी तैर गई थी। रश्मि ने तुरंत महसूस कर लिया। क्या हुआ? आप कुछ परेशान लग रहे हो, उसने धीमे स्वर में पूछा। आशीष ने एक लंबी सांस ली और बोला, मेरी बीवी तलाक मांग रही है मुझसे। रश्मि की आंखें चौड़ी हो गई। मतलब आप शादीशुदा हैं? आशीष ने नजरें चुरा ली। पता नहीं, शायद हूँ शायद नहीं। ये कैसा जवाब हुआ? रश्मि थोड़ी उलझन में बोली। सीधी बात क्यों नहीं करते? आशीष की आंखें भर आई। शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई थी। उसने अपनी माँ से साफ कहा था कि वो मुझे कभी अपना पति नहीं मानेगी। उसकी जिंदगी में कोई और है और वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, लेकिन परिवार की इज्जत के नाम पर मुझे बलि का बकरा बना दिया गया और अब तो वो तलाक मांग रही है। रश्मि के पलकों पर नमी उतर आई। अब उसे एहसास हो गया था कि आशीष, जो बाहर से हमेशा चुप और गंभीर रहता है, दरअसल भीतर से कितनी बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। कुछ पल दोनों के बीच गहरी खामोशी छाई रही। आशीष ने छत की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, कभी कभी लगता है मेरी किस्मत में मोहब्बत लिखी ही नहीं, बस आजमाइशें हैं, कुर्बानियां हैं और तन्हाइयां हैं। इतना कहकर वह कुछ देर चुप रहा और तभी उसका फोन बजा। उसने कॉल रिसीव किया और बिना कुछ कहे फ्लैट से बाहर चला गया। वो सीधा सेवक त्रिपाठी के घर पहुंचा। वहां जाकर उसने खुशी को उसकी मांग के अनुसार तलाक दे दिया ताकि वो पुनीत से शादी करना चाहती थी। दादाजी बहुत नाराज हुए, लेकिन जब आशीष ने उन्हें सारी सच्चाई बताई तो उनके चेहरे पर गहरा दुख उतर आया। उन्होंने उसे सीने से लगाते हुए कहा कि बेटा, मुझे नहीं पता था कि मैं तुझे कहां धकेल रहा हूं। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। आशीष ने उनके कांपते हुए हाथों को थामा, माथे पर झुककर उनका आशीर्वाद लिया और बोला, दादाजी, ये सब तो मेरी किस्मत में था, इससे आपका कोई कसूर नहीं। फिर वह भरे हुए दिल के साथ उस घर से बाहर निकल आया। तलाक की सारी कार्रवाई पूरी करने में उसे पूरे 2 दिन लग गए। इन 2 दिनों में उसे रश्मि का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा था, जो उसके फ्लैट पर अकेली थी। तलाक लेने के बाद आशीष भागता हुआ अपने फ्लैट तक पहुंचा। जैसे ही आशीष ने अपने फ्लैट का दरवाजा खोला, उसके कदम एक पल के लिए थम गए। दिल में एक अनजाना डर था, कहीं रश्मि चली ना गई हो। लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, सामने का दृश्य देखकर उसकी सांसें थम सी गई। रश्मि वहीं सोफे पर बैठी थी, किसी किताब के पन्ने उलट रही थी। आशीष को देखते ही उसने नजरें उठाई और हल्की सी मुस्कान दी। ना जाने क्यों आशीष के दिल में एक अजीब सी राहत उतर आई। वो इस उम्मीद पर था कि रश्मि उसकी गैर मौजूदगी में फ्लैट में नहीं रुकेगी, लेकिन उसके लिए ये किसी सरप्राइज से कम नहीं था। वो लड़की ना सिर्फ वहां मौजूद थी, बल्कि अब उस पर थोड़ा थोड़ा भरोसा भी करने लगी थी। 1 हफ्ता बीत चुका था। रश्मि अब आशीष के फ्लैट में खुद को थोड़ा थोड़ा सहज महसूस करने लगी थी। शुरू के दिनों में उसे हर चीज अजनबी लगती थी, दीवारों की खामोशी, कमरों का सन्नाटा और आशीष की मौजूदगी भी। लेकिन वक्त के साथ साथ सब कुछ धीरे धीरे सामान्य होने लगा। फ्लैट में 2 लोग थे, पर एहसास ऐसा था मानो एक ही छत के नीचे 2 अकेलेपन ने एक दूसरे को पहचान लिया हो। आशीष रोज की तरह सुबह चाय बनाता और बिना आवाज दिए कप उसके सामने रख देता। कभी सब्जी काटते हुए मुस्कुराकर उसे छेड़ देता, तो कभी चुपचाप उसकी ओर ऐसी नजरों से देख लेता जिसमें वह सब कुछ कह देता था जो लफ्जों में नहीं कह पाता था। रश्मि को अब ये सब अच्छा लगने लगा था। उसका ध्यान रखता, बिना कहे उसकी जरूरतें समझ लेना, उसके डर को शब्दों से पहले ही पकड़ लेना। आशीष का यही सलीका, यही अपनापन उसे भीतर तक सुकून देने लगा था। फिर भी हर रात जब वह आंखें मूंदती, दिल में एक टीस उठती, मैं कौन हूँ? एक बेसहारा लड़की जिसकी कोई पहचान नहीं। आशीष जैसा लड़का क्या सच में मेरे बारे में कुछ सोच सकता है? हर बार वह खुद ही अपने जज्बातों को रोक लेती थी। अपने ही डर को दिल में दबाकर वह मुस्कुरा देती, मानो सब ठीक हो। और फिर वो रात आई। लगभग 2 बजे होंगे। बाहर तेज बारिश हो रही थी। बिजली की गड़गड़ाहट आसमान को चीर रही थी
और हवा के झोंके खिड़कियों से टकराकर अजीब सी बेचैनी फैला रहे थे। अचानक रश्मि चीखते हुए उठ बैठी। उसका माथा पसीने से भीग चुका था, सांसें बेकाबू थी और आंखों में गहरा डर था। नहीं नहीं, मुझे मत छुओ, वह घबराई आवाज में चिल्लाई। आशीष तुरंत उसके कमरे की ओर भागा। रश्मि, क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा है क्या? वह कांप रही थी। आशीष ने बिना कुछ सोचे उसके पास बैठकर उसके कंधे थाम लिए। शांत हो जाओ रश्मि, सब ठीक है, मैं यही हूँ, देखो कोई नहीं है, बस मैं ही हूँ। रश्मि की आंखें अभी भी डरी हुई थी। उसने एक झटके में आशीष को पकड़ लिया, जैसे उसी की पकड़ में उसे बचाव का भरोसा मिल गया हो। उसका नाजुक वजूद डर से कांप रहा था। आशीष एक पल को ठिठक गया। उसकी धड़कनें तेज हो गई, पर अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। उसने धीरे से उसका सिर अपने सीने से लगाकर बालों में उंगलियां फेराई और नरम आवाज में बोला, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा रश्मि, जब तक मैं हूँ। तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। वो लम्हा बहुत गहरा था। रश्मि पहली बार किसी के सीने से यूं लगी थी जहां उसका डर पिघल रहा था और सुकून उसकी सांसों में घुल रहा था। उसकी आंखों से एक आंसू ढुलका और जो आशीष की शर्ट में समा गया। आशीष ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी पीठ पर हल्के हल्के हाथ फेरता रहा, जब तक कि रश्मि की कांपती सांसें धीरे धीरे सामान्य नहीं हो गई। थोड़ी देर बाद वह अलग हुई, आंखें झुकाए बोली, माफ कर दीजिएगा, मैं बस बहुत ज्यादा डर गई थी। आशीष ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, कभी डर लगे तो बताना, छुपाना मत, मैं हर बार यूं ही दौड़ता चला आऊंगा। रश्मि की आंखें कुछ पल के लिए उसकी आंखों से मिली और जैसे वक्त वहीं ठहर गया। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में भी एक अनकही समझ थी, एक गर्माहट थी। अगली सुबह जब सूरज की हल्की किरणें खिड़की से भीतर आ रही थी, रश्मि अकेली बैठी चाय का प्याला थामे सोच में डूबी थी। उसके मन में सवाल उठ रहा था कि क्या ये रिश्ता सिर्फ एक पनाह है या फिर धीरे धीरे मोहब्बत की शक्ल ले रहा है। पर अगले ही पल उसने अपनी आंखें बंद कर ली और वही पुरानी बात खुद से दोहराई, मैं उसकी जिंदगी में एक हादसे की तरह आई हूँ, मोहब्बत की तरह नहीं। उधर आशीष आज ऑफिस से लौट रहा था, लेकिन आज उसके कदमों में एक अनजानी बेचैनी थी। ना जाने क्यों उसका दिल बार बार रश्मि की ओर खींचा चला जा रहा था। सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार तेज थी, लेकिन उसकी सोचें उससे भी तेज दौड़ रही थी। हर ख्याल में बस रश्मि थी। जब वह मुस्कुराती है, जब वह चुपचाप बैठी होती है, जब किसी आहट से घबरा जाती है। आशीष के भीतर अब एक अजीब सी हलचल रहने लगी थी, जैसे किसी ने उसके दिल में चुपचाप एक दीप जला दिया हो। तभी उसकी नजर सड़क किनारे एक छोटी सी दुकान पर पड़ी, जहां कांच की रंग बिरंगी चूड़ियां सजी थी, कुछ लाल, कुछ हरी, कुछ नीली। आशीष अनायास रुक गया। दुकानदार मुस्कुराया और बोला, भाभी जी के लिए। आशीष एक पल को ठिठक गया, फिर हल्के से मुस्कुराया, हाँ शायद। उसने ढेर सारी चूड़ियां खरीद ली। साइज का तो पता नहीं था, लेकिन हर जोड़े उसने दिल से चुनी थी। फिर उसकी नजर पास ही कपड़ों की दुकान पर पड़ी। वहां से उसने 2-3 सूट, सलवार कुर्तियां, कुछ नाजुक से जूते और छोटे छोटे हेयर क्लिप्स भी लिए। थोड़ा आगे बढ़ा तो एक स्टोर के सामने ठहर गया। वहां लेडीज के पर्सनल सामान रखे थे। उसके कदम ठिठक, मन झिझका, लेकिन अगले ही पल उसने खुद से कहा, अगर मैं सच में उसका ख्याल रखना चाहता हूँ तो ये शर्म नहीं, जिम्मेदारी है। वह अंदर गया और बिना इधर उधर देखे कुछ जरूरी चीजें खरीद ली, जिनकी जरूरत हर लड़की को होती है। उसका चेहरा हल्की शर्म से गर्म हो रहा था, पर दिल में एक सुकून था, जैसे उसने कुछ सही किया हो। जब आशीष घर पहुंचा तो रश्मि लॉबी में बैठी खिड़की के बाहर बारिश की नमी देख रही थी। आशीष को देखकर उसने हल्के से सिर हिलाया, फिर नजरें फेर ली। आशीष सीधा अंदर गया और शॉपिंग बैग्स धीरे से टेबल पर रखते हुए बोला, ये सब तुम्हारे लिए है। रश्मि ने चौंक कर उसकी ओर देखा, मेरे लिए? उसकी आवाज बहुत धीमी थी। आशीष थोड़ा झिझकते हुए बोला, हाँ, मैंने ऑफिस से लौटते वक्त कुछ देखा और फिर पता नहीं क्यों लगा कि ये सब तुम्हारे लिए खरीदना चाहिए। उसने एक बैग खोला, उसमें से चूड़ियों का सेट निकला। मुझे लड़कियों के सामान की ज्यादा समझ नहीं है, लेकिन जो अच्छा लगा वो ले लिया। रश्मि ने चूड़ियां देखी, फिर कपड़े और बाकी बैग्स में रखे कुछ पर्सनल चीजें। उन चीजों को देखते ही उसके गाल हल्के गुलाबी हो गए।
आशीष को लगा कि जैसे वह कोई हद पार कर बैठा है। वह हड़बड़ाकर बोला, अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो मैं सब वापस कर दूंगा। लेकिन रश्मि ने कुछ नहीं कहा। वह हल्की मुस्कान के साथ बोली, नहीं, मुझे इन चीजों की वाकई ही जरूरत थी। उसकी मुस्कान धीमी थी लेकिन आशीष के दिल तक उतर गई। वह बस चुपचाप बोली, मैं ये सब अंदर रख देती हूँ। आशीष वहीं खड़ा रह गया। उसकी जाती हुई चाल, उसके झुकते हुए कंधे और उसके होठों की हल्की मुस्कान को देखता रहा। दिल में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, एक एहसास जो नया था लेकिन बहुत अपना सा लगने लगा था। शायद रश्मि अब सिर्फ उसकी फ्लैटमेट नहीं रही थी, धीरे धीरे वह उसके दिल की जरूरत बनती जा रही थी। आज रश्मि ने पहली बार खुद को किसी के लिए सजाया था। आशीष के लाए हुए डार्क ब्लू सूट और रंगीन कांच की चूड़ियां पहनकर वह जैसे खुद को नए रूप में देख रही थी। आईने के सामने खड़ी हुई वह कुछ पल खुद को निहारती रही। उसकी आंखों में चमक थी, होठों पर हल्की मुस्कान और चेहरे पर वो शांति जो बहुत दिनों बाद लौटी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आईने में दिखने वाली ये वही टूटी बिखरी सहमी हुई रश्मि है। वह धीरे से मुस्कुरा दी, मानो पहली बार उसने खुद को किसी की नजरों से देखा हो। लेकिन तभी एक छोटी सी मुश्किल खड़ी हो गई। कुर्ते की पिछली डोरियां उसकी पहुंच से बाहर थी। वह बार बार पीछे हाथ ले जाकर उन्हें बांधने की कोशिश कर रही थी, पर बार बार उंगलियां फिसल जाती। उसने एक लंबी सांस ली, फिर थोड़ा और झुककर कोशिश की। तभी दरवाजे की कुंडी खड़की और वह हल्के से खुल गया। आशीष अंदर आया और जैसे ही उसकी नजर रश्मि पर पड़ी, वक्त जैसे एक पल को थम गया। गीले बालों से टपकती नमी, बिना दुपट्टे के नीले कुर्ते में सजी रश्मि, हाथों में झनकती चूड़ियां, वह एक पल में ही आशीष के दिल की धड़कनें तेज कर गई। उसकी आंखें अनायास ही ठहर गई। रश्मि झटके से मुड़ी और बेड पर पड़ा दुपट्टा उठाकर अपने कंधे पर डाल लिया। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। आई एम सॉरी, आशीष हड़बड़ाकर बोला, मुझे लगा तुम तैयार हो गई होगी, बस बुलाने आया था। मौसम बहुत प्यारा है, मैंने चाय बनाई है और पकोड़े ऑर्डर कर दिए हैं, साथ में खाते हैं। वह नजरें चुराते हुए धीमे स्वर में बोला। रश्मि ने आंखें झुका ली और लगभग फुसफुसाई, जी आप चलिए, मैं बस अभी आती हूँ। आशीष ने सिर हिलाया और पलटने लगा, पर तभी उसकी नजर पड़ी। रश्मि फिर से हाथ पीछे ले जाकर डोरियां बांधने की कोशिश कर रही थी। वह कुछ पल वहीं रुका और धीरे से बोला, अगर चाहो तो मैं हेल्प कर देता हूँ। नहीं, मैं कर लूंगी, रश्मि ने घबराते हुए कहा और नजरें चुरा ली। आशीष कुछ पल उसे देखता रहा। उसकी झिझक, उसकी असहजता और उस पल की मासूमियत, सब कुछ उसकी आंखों में उतर रहा था। फिर उसने हल्की मुस्कान दी और कमरे से बाहर चला गया। कुछ देर बाद रश्मि बाहर आई। अब दुपट्टा अच्छे से ओढ़ा हुआ था और चेहरा पहले से ज्यादा शर्माया हुआ। आशीष उसे देखकर मुस्कुराया, वैसे आज तुम सच में बहुत प्यारी लग रही हो। रश्मि की पलकों में हल्की सी कंपकपी हुई। उसने बस इतना कहा, थैंक यू। दोनों बालकोनी में बैठे थे। हवा में ठंडक थी, कहीं दूर बारिश की गंध घुली हुई थी। आशीष ने चाय का कप उसकी ओर बढ़ाया। कप थामते वक्त उसकी उंगलियां कांपी। शायद वही अनजाना संकोच फिर लौट आया था। आशीष ने गौर किया कि रश्मि कुछ असहज है, जैसे किसी बात को छुपाने की कोशिश कर रही हो। तभी हवा का तेज झोंका आया और उसका दुपट्टा कंधे से फिसलकर नीचे गिर पड़ा। आशीष की नजर अनायास उसकी पीठ पर पड़ी। कुर्ते का गला पीछे से गहरा था और डोरियां अब भी खुली हुई थी। उसकी गोरी पीठ पर हल्की सी थरथराहट थी, जैसे उसे भी ये एहसास हो गया कि आशीष की नजर उस पर है, पर वह हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। दुपट्टा उठाने की कोशिश की। आशीष ने एक गहरी सांस ली। बिना कुछ कहे, बिना किसी हलचल के वह धीरे से उठा। वह आगे बढ़ा, झुककर दुपट्टा उठाया और बड़ी नरमी से उसे रश्मि के कंधों पर फैला दिया। फिर बहुत सावधानी से उसके पीछे की डोरियां थामी। रश्मि के शरीर में एक हल्का सा करंट दौड़ गया। वह कांप उठी, पर ना हिली ना कुछ बोली, बस आंखें बंद कर सांस रोक ली। आशीष के हाथ भी हल्के से कांप रहे थे, लेकिन उसकी हर हरकत में एक गजब की कोमलता थी।
उसने बड़ी संधी हुई उंगलियों से एक एक डोरी को थामा और धीरे धीरे गांठ बांध दी। डोरियां बांधते हुए उसने फुसफुसाकर कहा, बेकार में इतना परेशान होने की क्या जरूरत थी, पहले ही बता देती, मैं पहले ही तुम्हारी छोटी सी हेल्प कर देता। रश्मि की आंखों से एक बूंद आंसू निकला और गाल पर लुढ़क आया। वह कुछ नहीं बोली, बस धीरे से दुपट्टा ठीक किया और पलटी नहीं। अब पूरे 15 दिन बीत चुके थे। रश्मि पहले से कई अधिक सामान्य महसूस कर रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी रौनक लौट आई थी और आंखों में अब उतनी उदासी नहीं थी जितनी पहले हुआ करती थी। शाम को जब आशीष ऑफिस से लौटा तो रश्मि ने धीमे स्वर में कहा, मुझे यहाँ रहते हुए 2 हफ्ते से ज्यादा हो गए हैं। अब तक मैं आप पर बोझ बनी रहूंगी। बेहतर होगा कि आप मुझे कहीं छोड़ आइए। आशीष कुछ पल तक चुप रहा। उसकी निगाहें रश्मि के चेहरे पर ठहर गई। फिर बेहद संजीदगी से बोला, मैं ऐसी किसी जगह को नहीं जानता जहां तुम्हें छोड़कर आ सकूं। रश्मि ने उसके चेहरे को गौर से देखा, जैसे उसकी आंखों में कोई रास्ता तलाश रही हो। लेकिन मैं यहाँ ऐसे तो नहीं रह सकती ना आशीष जी। अगर कभी आपको घर वाले आ गए या पड़ोसी में किसी ने पूछ लिया, हम क्या जवाब देंगे? आशीष के होठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी। वह शांत लेकिन गंभीर स्वर में बोला, मेरे पास जवाब है और उसमें कोई मुश्किल बात नहीं। रश्मि की आंखें चौड़ी हो गई। क्या मतलब? उसने धीमे से पूछा। आशीष ने एक पल के लिए नजरें झुका ली, फिर नरम लहजे में बोला, मुझसे शादी करोगी रश्मि? रश्मि की सांसें जैसे थम सी गई। चेहरा एकदम से सख्त हो गया और आंखों में हैरानी के साथ एक अजीब सी चमक उभर आई। दिल के भीतर बुरी तरह उथल पुथल मच गई। क्या ये मुमकिन है? उसके कांपते होठों में बस इतना ही निकला। आशीष के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान तैर गई। क्यों मुमकिन नहीं रश्मि? हम दोनों एक दूसरे को जान चुके हैं। हम दोनों ने जख्म खाए हैं, तकलीफें सही हैं। तुम्हारे अंदर जो टूटा है मैं उसे जोड़ना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता कि जिंदगी हमें कहाँ ले जाएगी, लेकिन अगर तुम चाहो तो ये छोटा सा फ्लैट और मैं, जिसके पास सिवाय एक नौकरी के कुछ भी नहीं है, तुम्हारे लिए हमेशा मौजूद रहूंगा। रश्मि की आंखें भीग चुकी थी। उसके होठ हल्के हल्के थरथरा उठे और चेहरा गुलाबी रंग से भर गया। वह कुछ देर तक चुप रही, फिर नजरें झुकाकर धीरे से सिर हिला दिया। बहुत सादगी से आशीष ने रश्मि को मंदिर ले जाकर शादी कर ली। अब रश्मि उसकी सेज सजाकर बैठी थी। दिल में हजारों सपने थे, लेकिन साथ ही एक अनकहा डर भी। आशीष ने कमरे के बाहर से धीरे से कहा, क्या मैं अंदर आ जाऊं? रश्मि ने नजरें झुका ली और हल्के से सिर हिला दिया। आशीष अंदर आया। कमरे में सन्नाटा था, बस दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थी। आशीष ने धीमी आवाज में कहा, रश्मि, अगर तुम्हारी मर्जी होगी तभी हम इस रिश्ते की शुरुआत करेंगे। उसकी आवाज में एक हल्की सी कंपन थी। रश्मि की आंखें फिर से भीग गई। वह धीरे से बोली, आशीष जी, आपने मुझे सबसे मुश्किल वक्त में सहारा दिया, मुझे इज्जत दी, और आज जब मैंने अपना सब कुछ आपको सौंप दिया तो आप मुझसे दूर मत हटिए। मेरे लिए अब आपसे दूर रहना मुमकिन नहीं। ये सब कहकर रश्मि एकदम आशीष से लिपट गई थी और आशीष अब कहाँ खुद के जज्बातों को संभाल सकता था। वह उस नाजुक सी लड़की को अपने सीने में समा चुका था। अपने लबों से उसके माथे को छूता हुआ वो उसके लबों पर आया था। बड़ी नरमी से उसके नाजुक लबों को छूने लगा था। एक गहरी सांस लेता हुआ वो उससे अलग हुआ था। रश्मि की सांस भी गहरी हो रही थी। तुम बहुत खूबसूरत हो रश्मि, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मजबूत भी। आशीष ने कमरे की बत्तियां धीमी कर दी और खिड़की के पर्दे गिरा दिए। हवा में गुलाब की खुशबू घुलने लगी। उस रात के पल में दोनों के बीच की दूरियां धीरे धीरे मिट रही थी और एक दूसरे की आत्मा में उतर रहे थे। सुबह जब रश्मि की आंख खुली तो उसने खुद को आशीष के पास महसूस किया। हल्की मुस्कान उसके होठों पर थी। उसने सिर उसके कंधे पर टिकाया और हाथ धीरे से उसके पास रखा। उस पल में उसके मन में न डर था न संकोच था। वह अब पूरी तरह अपने नए जीवन और रिश्ते को अपनाने को तैयार थी। हल्का सा चेहरा उठाकर उसने आशीष की ओर देखा। ये चेहरा अब उसका था, उसका अपना। वह जी भरकर उसे देख सकती थी। रश्मि ने हंसते हुए उसकी तरफ इशारा किया और आशीष ने भी मुस्कुराकर उसे अपने पास महसूस किया। लगता है अभी भी मन नहीं भरा, आशीष ने धीरे से कहा। कोई बात नहीं रश्मि, रश्मि ने हंसते हुए जवाब दिया। अब तो हम एक दूसरे के लिए ही हैं।
कमरे में फिर वही सुकून भरी खामोशी लौट आई, जिसमें सिर्फ दो दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थी। आशीष और रश्मि की शादी को कुछ महीने बीत चुके थे। उनकी जिंदगी सादगी में लिपटी खुशियों से भरी हुई थी। हर सुबह आशीष अपनी बाहों में सोई हुई रश्मि को देखते हुए सोचता, कभी सोचा नहीं था कि जिंदगी इतनी खूबसूरत हो सकती है। फिर थोड़े समय बाद एक सुबह रश्मि बड़ी मासूमियत से एक रिपोर्ट आशीष के सामने रखकर धीमे स्वर में बोली, मैं मां बनने वाली हूं। आशीष का दिल जैसे किसी मासूम ताजगी से भर गया। उसने खुद पर, अपनी जिंदगी पर और उस भगवान पर यकीन कर लिया जो देर से देता है मगर बहुत देता है। उसने तुरंत तय किया कि उन्हें दादाजी के आशीर्वाद लेना चाहिए। दादाजी के पास जाकर उसे पता चला कि उस पर जुल्म करने वालों पर भगवान ने अपना न्याय किया। अंकल जी का बिजनेस डूबने लगा और राजश्री जी अब बीमार रहने लगी, क्योंकि खुशी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। खुशी जिस पुनीत से प्यार करती थी, उसने उसे अपनाने से मना कर दिया। उसका कहना था कि जो लड़की शादी से पहले अपनी इज्जत किसी गैर मर्द के हवाले कर दे, मैं उसे अपनी जिंदगी में शामिल नहीं कर सकता। यहाँ तक कि उसने खुशी के पेट में पलने वाले बच्चे को भी अपनाने से इनकार कर दिया। पुनीत का इंतजार करते करते खुशी का बच्चा 4 महीने का हो चुका था और डॉक्टर ने अबॉर्शन करने से साफ मना कर दिया। मजबूरन खुशी की शादी एक अधेड़ उम्र के आदमी से करनी पड़ी, जिसकी पहली पत्नी मर चुकी थी। 2 बच्चे थे, लेकिन यहाँ थोड़ा सुख ये हुआ कि वह आदमी भला था और उसने खुशी के बच्चे को अपनाया। खुशी अब भी रोती और तड़पती थी, क्योंकि उसे ना उसकी मोहब्बत मिली, ना उसकी इज्जत पूरी हुई। आशीष ने ये सब जानकर गहरी सांस ली। सच यही था, जैसा कर्म करते हो वैसा फल मिलता है। राजश्री जी और अंकल जी ने आशीष से माफी मांगी। उन लोगों ने बचपन से लेकर अब तक सिर्फ उसका इस्तेमाल किया था। आशीष ने उन्हें दिल से माफ कर दिया। दादाजी ने कहा था कि तुम रश्मि को लेकर यहीं आ जाओ, यहीं रहो, लेकिन आशीष का अब उस घर में रहने का मन नहीं था। वह अपनी रश्मि के साथ उसी छोटे से फ्लैट में खुश था। वह रश्मि के साथ वापस लौट आया। उसने प्यार से अपनी बीवी की ओर देखा। वह इतनी मासूम, प्यार करने वाली और सच्ची पत्नी थी। सच कहा जाए, अगर आप चरित्रवान हैं तो आपके जीवन साथी भी चरित्रवान ही मिलेगा। उसकी रश्मि चांद की उजली रोशनी की तरह साफ, सूरज की पहली किरण की तरह पवित्र और अनछुई थी। आशीष को रश्मि पर बेहद प्यार आया और उसने उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। अगर उस रात रश्मि उससे टकराई नहीं होती तो शायद वह खुशी के साथ तड़प तड़प कर अपनी जिंदगी जी रहा होता। लेकिन उसकी किस्मत में खुशियां थी और उसे उसका हिस्सा मिला। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाना ना भूलिए। और हाँ, ऐसी रोमांटिक, दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आप हर रोज नई कहानियां मिस ना करें। हम जल्द ही फिर मिलेंगे एक नई और रोमांटिक कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, प्यार फैलाते रहिए और अपने खास लोगों के साथ हर पल का आनंद लीजिए। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।